1914 की गर्मियों के दिनों में एक 19 साल का मलयाली लड़का ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस गोटन कैसल में घुस जाता है। गोटन कैसल शिमला में एक बिल्डिंग का नाम है जिसे 1904 में ब्रिटिशर्स द्वारा डिजाइन किया गया था एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश इंडियन आर्किटेक्चर्स, जिसको डिजाइन किया था सैमुअल स्विंटन जैकब ने। जयपुर का अल्बर्ट हॉल, बीकानेर का लालगढ़ पैलेस और दिल्ली की सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन्होंने ही डिजाइन की थी। शिमला में बहुत सारी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं और इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स को हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है और गोटन कैसल भी इनमें से ही एक ऐसा ही हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। शिमला ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल थी। ठंडे मुल्क से आए थे, गर्मियों के दिनों में शिमला निकल लेते थे। तो हुआ कुछ यूं कि लॉर्ड कर्जन ने बोला कि भाई स्विंटन जैकब, एक ऐसी मस्त पैकी बिल्डिंग बना जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्रेटरीट का अच्छे से काम चल सके। और जब स्विंटन जैकब ने बिल्डिंग बनाई तो लॉर्ड कर्जन ने खुश होकर तो पपियां झपियां देनी शुरू कर दी। हम बात कर रहे थे 1914 के गर्मियों के दिनों की, जिसमें एक 19 साल का मलयाली लड़का इसी गोटन कैसल नाम की रापचिक बिल्डिंग में घुस जाता है। इस लड़के के पास कुछ नहीं था सिवाय एक लेटर के, और इस लेटर में एक टाइपिस्ट के जॉब की रिकमेंडेशन थी। जब ये लड़का अंदर जाता है तो अंदर बैठे लोग इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और सामने से जवाब आता है वप्पला पनगुनी मेनन। कोई नहीं जानता था कि ये वप्पला पनगुनी मेनन आखिर हैं कौन। लेट्स कॉल हिम वीपी, क्योंकि आने वाले 4 दशकों में इन्हें वीपी के नाम से ही जाना जाएगा। आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। इस रिपोर्ट के प्रमुख टाइपिस्ट यही वीपी मेनन थे। वीपी मेनन इंडिया की इंडिपेंडेंस की प्रोग्रेस में एकदम फ्रंट लाइन में खड़े दिखेंगे। बस फर्क इतना है कि इनको कितने लोग पहचानते हैं। क्या आप इनके नाम के अलावा इन्होंने क्या किया है उससे वाकिफ हैं? वीपी मेनन को वो रिकग्निशन मिला ही नहीं जो इनको मिलना चाहिए था। हम में से आज कितने लोगों को पता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? थ्रू आउट द हिस्ट्री वीपी मेनन को इग्नोर किया गया है, लेकिन आज हम वो चेंज करेंगे। मेरा नाम है संदीप पुनिया। लेट्स गेट इनटू इट। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. आज हम वीपी मेनन को सरदार पटेल के राइट हैंड मैन के तौर पर जानते हैं, क्योंकि 565 रियासतों को इंडियन यूनियन में मिलाने का काम ग्राउंड लेवल पर करना था वीपी मेनन को, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार पटेल साहब ने वीपी मेनन को ही दी थी। 1914 से लेकर 1951 तक के भारतीय इतिहास में वीपी मेनन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी बात ना तो इतिहास की किताबों में होती है, ना सोशल मीडिया पर होती है और ना ही सिनेमा में होती है। आखिर ऐसा क्यों? 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय चुनाव होने वाले थे तो ये वीपी मेनन ही होंगे जो सबसे पहले महिलाओं को और इलिटरेट भारतीयों को वोट देने के अधिकार की सिफारिश करेंगे। वीपी मेनन जानते थे कि आज देश में बहुत सारे अशिक्षित हैं। अशिक्षितों की संख्या ज्यादा होने से पॉलिटिकल पार्टीज के नाम वो पढ़ और लिख नहीं सकते, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास पॉलिटिकल सिंबल होना जरूरी है जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति सही पार्टी को अपना चुनाव दे सकेगा। और 1937 में हमें ये चेंज देखने को भी मिला। पर क्या वीपी मेनन के इस योगदान को आज तक हम जान पाए? वीपी मेनन को ये आइडिया आया कि जब देश इंडिपेंडेंट हो रहा है तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास से डिफेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स के जितने भी राइट्स हैं वो सेंटर के पास होने चाहिए, जिससे कि इंडिया को एकजुट या इंडिया को यूनियन के रूप में बनाया जा सकता है। और बाकी के जितने भी अधिकार हैं इन 3 अधिकारों के अलावा वो रॉयल फैमिलीज को दे दिए जाने चाहिए। इससे रॉयल फैमिलीज के राजकुमारों को भी बहुत ज्यादा अपमानित नहीं होना पड़ेगा और भारत में सारे प्रिंसली स्टेट्स को अच्छे से मर्ज भी किया जा सकता है। एक बार की बात है कि वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह एक कमरे में बैठे थे और हनवंत सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर साइन करने थे। हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और जब उनको सही लगा तो वो कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे के अंदर थे सिर्फ वीपी मेनन और जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह। हनवंत सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन को लेकर थोड़े से नाखुश थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और .22 कैलिबर की पिस्टल निकालकर वीपी मेनन पर तान दी और वीपी मेनन को कहा कि मैं ये तुम्हारी डिक्टेटरशिप या तानाशाही नहीं चलने दूंगा। वीपी मेनन बहुत ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि राजा साहब, अपनी पिस्टल को नीचे कर लीजिए और अपनी जेब में डाल दीजिए। मेरे ऊपर बंदूक तानने से या मुझे मार देने से आपने जो अभी विलय पत्र पर साइन किए
किए हैं वो किसी भी सूरत कैंसिल नहीं होने वाले, चाहे आप जो कुछ कर लें। 25 अक्टूबर को वीपी मेनन कश्मीर जाते हैं और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को ये समझाते हैं कि इन्वेडर्स या आक्रमणकारी श्रीनगर आ जाएं, उससे पहले आप जम्मू चले जाइए। ये कहने के बाद वीपी मेनन कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन के साथ 26 अक्टूबर की सुबह हवाई जहाज से न्यू दिल्ली आते हैं और वहां पर महाराजा हरि सिंह भी 25 अक्टूबर की रात को ही इन्वेडर्स के आने से पहले जम्मू की ओर लौट जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में जैसे ही वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन पहुंचते हैं तो वीपी मेनन से लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अगर कश्मीर में आर्मी का इंटरवेंशन आप चाहते हैं तो कश्मीर से पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर साइन करवाने पड़ेंगे। उसी दिन यानी कि 26 अक्टूबर को ही वीपी मेनन वापस जाते हैं जम्मू और महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र पर साइन करवाते हैं। और उसी दिन 26 अक्टूबर को शाम को वीपी मेनन वापस आते हैं न्यू दिल्ली, लॉर्ड माउंटबेटन को विलय पत्र देते हैं और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, 27 अक्टूबर की सुबह को इंडियन आर्मी लैंड कर जाती है श्रीनगर के एयरपोर्ट पर और इन्वेडर्स को रोकने का काम करती है। अब आप ये बताइए कि 25 से 27 अक्टूबर के बीच वीपी मेनन ने ये भागदौड़ नहीं की होती तो क्या होता, या फिर उन्होंने भागदौड़ की होती लेकिन इनकी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती तो क्या होता? क्या आज पूरा का पूरा कश्मीर छिन जाने का खतरा नहीं था भारत को? और क्या ये बात वाकई में वीपी मेनन को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हीरो नहीं बनाती? इटली का एकीकरण आपने देखा होगा, तो जो काम गैरिबाल्डी और मैजिनी वहां कर रहे थे वही काम इंडिया में वीपी मेनन और सरदार पटेल कर रहे थे। उस समय देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी और उनमें से 9 करोड़ की आबादी अलग अलग रियासतों में रहती थी। ये सभी रियासतें ब्रिटेन की महारानी की स्वाधीनता स्वीकार करती थी। उस समय तक सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और बाकी की जितनी भी जनसंख्या थी वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन आती थी। एंड सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इन सभी रियासतों को इंडियन यूनियन में मिलाने का काम किया था। वीपी मेनन भारत के आखिरी 3 वॉइसरॉयज के साथ काम कर चुके थे। आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तो पूरी तरह से वीपी मेनन पर ही रिलाई करते थे क्योंकि उनको पता था कि वीपी मेनन को भारत की संप्रभुता को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान है। जून 1947 की बात है जब राज्य विभाग का गठन हुआ और उसकी कमान सरदार पटेल के हाथों में सौंपी गई। जब सरदार पटेल को अपना सेक्रेटरी चुनने को कहा गया तो सरदार पटेल के लिए वीपी मेनन से अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन वीपी मेनन ने तब तक कुछ और ठान लिया था। वीपी मेनन अपनी रिटायरमेंट का मन बना चुके थे, लेकिन सरदार पटेल की बात वो कैसे टाल सकते थे? सरदार पटेल के समझाने पर वीपी मेनन मान गए क्योंकि सरदार पटेल जानते थे कि वीपी मेनन से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता अगर सारी रियासतों को हमें इंडिया में मिलाना है तो। जिसके बाद जुलाई 1947 को एक पत्र लिखकर सभी रियासतों को 3 शर्तों के साथ भारत में विलय का न्योता दिया जाता है। वो 3 शर्तें थी सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। ये सब भारत संभाल लेगा और बाकी के जितने भी अधिकार हैं जैसे कि राजस्व, वो सब आप प्रिंसली स्टेट्स अपने अपने संभाल सकते हैं। इस काम को पटरी पर लाने की बखूबी कला वीपी मेनन ने निभा दी थी। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इनके इस काम को काफी हद तक आसान कर दिया था। माउंटबेटन ने भारत से अलग होती सभी रियासतों के नाम एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय के लिए इंग्लैंड की महारानी के प्रति उनकी वफादारी खत्म होती है और वो जल्द से जल्द अपना भविष्य तय कर लें। उन्हें भारत में शामिल होना है या अलग होना है ये भी तय कर लें और वो ये ना सोचें कि वो भारत के प्रभाव से बचकर रह पाएंगे। और इस संबोधन से फर्क ये पड़ा कि बहुत सी रियासतें भारत के पक्ष में आ गई थी। हालांकि कुछ रियासतें अभी भी वैसी थी जिन्होंने आनाकानी की, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, लेकिन उनको मनाने के लिए तो भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल और वीपी मेनन ही काफी थे। साम दाम भेद और दंड की नीति अपनाकर इन सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। तो ये थी कहानी भारत के अनसंग और फॉरगॉटन हीरो की, जिसे शायद भुला दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनको अपने जहन में रखना है या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। वीपी मेनन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वाकई में हीरो थे। आज मेनन को बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वीपी मेनन वाकई में ये डिजर्व करते हैं? आपको डिसाइड करना है। टेल अस इन द कमेंट्स बिलो।